आज का हमारा ये विशेष वेबिनार जो है प्लेसमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे रखा था। इसमें मेन जो है बच्चों को जो रोजगार में जो दिक्कत आती है, चाहे वो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हो, चाहे आपका रिज्यूम बनाने की हो, या आपके इंटरव्यू में विशेष चीज ध्यान देने की हो, उसी से रिलेटेड आज हमारा वेबिनार था। तो मैं आपको जो है आज जो है रिज्यूम कैसे बनाते, क्योंकि आप पढ़ाई करके 3 साल का डिप्लोमा करके आप जब भी जॉब के लिए जाते हो तो आपकी जो पूरा जो चीज जो जिंदगी का जो निचोड़ होता है वो रिज्यूम के अंदर होता है। और आगे आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, क्या क्या टिप्स ध्यान में रखनी है, वो बहुत जरूरी होती है। कई बार आपने ऐसे सुना होगा कि बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे 60-70% वाले बच्चे हैं और उनका तो ऐसा इंटरव्यू में हुआ ही नहीं और कम परसेंटेज वाला हो गया, तो वो ऐसी कुछ मिस्टेक कर जाते हैं जिनके कारण जो है उनका जो है इंटरव्यू में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो मैं अपने अनुभव से जो 10-11 साल का जो मेरा अनुभव है, जो एचआर से, स्टूडेंट से जो मैंने सीखा और जो मेरे को उनसे जो चीजें पता चली, जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, चाहे वो रिज्यूम में हो चाहे वो इंटरव्यू के वक्त हो, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे पिछले वेबिनार में भी मैंने कुछ बताया था, पर आज मैं पूरा डिटेल से और उनसे काफी और पॉइंट जोड़ते हुए आपको बता रहा हूँ। तो मैं एक बार पीपीटी शेयर कर लूँ। तो आज हमारा जो मेन जो टॉपिक है, जो इसका मेरा जो है वो रिज्यूम बिल्डिंग और इंटरव्यू टिप्स है। तो जब भी हम जॉब के लिए जाएंगे तो हमारा मेन दो हथियार है कि हमारा रिज्यूम कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, और जो इंटरव्यू में हम जाएंगे तो उसमें हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये एक मेन आपका जो इंडेक्स है कि रिज्यूम बिल्डिंग में हम देखेंगे, हम हार्ड कॉपी जो रिज्यूम होगा वो हमारा जो कैसा होना चाहिए, टाइप्ड होना चाहिए और हैंड रिटन नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन रिज्यूम होगा तो वो हम उसमें हम क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे। और तीसरा ये है कि हम जैसे हमारे डिप्लोमा होल्डर के लिए कि हम रिज्यूम कहाँ फिल करें, कि हम कहाँ भरें, उसके बारे में बताएंगे कि आपको रिज्यूम जो है कहाँ भरना है। फिर अगला हमारा पॉइंट होगा टिप्स टू कीप इन माइंड फॉर इन द इंटरव्यू, की इंटरव्यू के वक्त आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कि आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है। और इंटरव्यू के लिए जब आप जाओगे तब आपको जो है वेटिंग रूम में आपको कैसे क्या ध्यान रखना है और क्या तैयारी करनी है। जब इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू रूम में जाओगे, इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे, जब वहाँ अधिकारियों के सामने जाओगे तब आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। और इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या क्या चीज़ों के ध्यान में रखना है, और जॉब के वक्त भी आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। और तीसरा मेन पॉइंट है, आज 3 पॉइंट हम अपने डिस्कस करेंगे। तीसरा ये है कि जो आजकल मार्केट में खूब सारी कंसल्टेंसियां एजेंसी घूम रही है, तो उनसे बच्चों को क्या क्या अपना चीजें ध्यान में रखनी है, उनके झांसे में नहीं आना, क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में जो मेरा अनुभव है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट हमारा है कि रिज्यूम बिल्डिंग टिप्स, बायोडाटा बनाने के टिप्स, कि हम बायोडाटा कैसे बनाएं। जैसे हम जानते हैं, पिछले वेबिनार में मैंने कहा था कि हम जो है रिज्यूम जो है ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे, हम 1 पेज का रिज्यूम बनाएंगे। और वो रिज्यूम हमारा टाइप्ड रिज्यूम होना चाहिए, हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हैंड रिटन रिज्यूम जो है इतना अच्छा शोभा नहीं देता, और आजकल के कंप्यूटर के डिजिटल के जमाने में रिज्यूम आपका टाइप होना चाहिए। तो मेन पार्ट्स ऑफ द हार्ड कॉपी रिज्यूम, हार्ड कॉपी रिज्यूम के अपने मेन पार्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिज्यूम है, कि आपका रिज्यूम जो है सबसे टॉप में आपका रिज्यूम। हाँ, रिज्यूम में एक चीज बता रहा हूँ कि मैं अपने अनुभव से आपको जो जो मैंने फील किया बेस्ट रिज्यूम है मैं बता रहा हूँ। पर रिज्यूम कई बार कई आजकल मार्केट में रिज्यूम के कई फॉर्मेट में दूसरे फॉर्मेट भी आते हैं, पर मैं मेरे अनुभव से जो मैंने फील किया, जो अपने डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जो रिज्यूम जैसा होना चाहिए, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिज्यूम, सबसे पहला रिज्यूम के टॉप में ही आपकी सारी चीजें आ जाए, एब्स्ट्रैक्ट में आ जाए, कि जो कंपनी को मेन चीज चाहिए वो आपके शुरू में ही आ जाए। आगे उसको आपके बारे में डिटेल में जाना हो तो फिर आगे 2 3 4 पॉइंट पे जाए, और ऊपर ऊपर की लाइन ही उसको जो क्लियरली बता दे कि हाँ ये बच्चा जो है हमारे जो है एलिजिबिलिटी फिट बैठता है कि नहीं बैठता। तो एब्स्ट्रैक्ट में आपका वो सब चीजें आनी चाहिए, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में कंपनी की जो एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है आपकी, वो चीज आपकी रिज्यूम के अंदर आनी चाहिए। अदर इंफॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, कुछ ऑप्शन होती है, वो हम डालेंगे।
और रिज्यूम के अंत में सिग्नेचर और आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। कॉन्टैक्ट नॉर्मली लास्ट में हम डालते हैं, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा और जब आपको ऑफर लेटर भेजा जाएगा, तब आपका जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल है, मोबाइल है, आपका जो है पोस्टल एड्रेस है, वो बाद में देखा जाता है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शुरू में डाल देते हैं। तो कॉन्टैक्ट शुरू में तो कंपनी को आपका मेन जो आपका थीम है, एब्स्ट्रैक्ट, वो चाहिए। कॉन्टैक्ट तो जब वो जरूरत होगी तो लास्ट में देखते हैं, तो ये लास्ट में डालनी चाहिए। शुरू में ये चीजें हमें नहीं डालनी चाहिए। अब देखते हैं कि हम जो एब्स्ट्रैक्ट में हम क्या डालें। तो एब्स्ट्रैक्ट में हम अपना पूरा नाम, फुल नाम डालें, शॉर्ट फॉर्म में नहीं डालें, और नॉर्मली इसको बोल्ड लेटर में हम रखें, और नाम वही रखें जो हमारा जो है 10th की मार्कशीट में है, उस अकॉर्डिंग रखें। और हम जेंडर और एज भी डालें, और इंस्टीट्यूट का नाम जरूर डालें, और आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो भी नाम डालें। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज डाल दी, दोनों चीजें आनी चाहिए कि आप कौन सी इंस्टीट्यूट से हो, कौन से आप बोर्ड और यूनिवर्सिटी से हो। फिर आपका जो प्रोग्राम है या ब्रांच है और उसका पासिंग ईयर उसमें जरूर लिखें, और फिर आपका परसेंटेज, और एक साइड में कलर फोटो, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया। अब इस एब्स्ट्रैक्ट से पता चल जाता है, मान लो किसी कंपनी को मैकेनिकल इंजीनियर लेना है 2020 का, तो उसको तुरंत पता चल जाएगा। अब इसमें नाम आ गया, इधर मेल आ गया, और उसके बाद में इसका एज आ गया। एज नॉर्मल जैसे कंपनी 18 से 24 या 25 साल रखते हैं, तो यहीं से उसको पता चल जाएगा ये लड़का एलिजिबल है कि नहीं है, और कौन से कॉलेज से है, गवर्नमेंट से या प्राइवेट से, वो यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद में कौन से बोर्ड से है, राजस्थान बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है, या कहाँ से है, वो उसको पता चल जाएगा। 3 ईयर डिप्लोमा किया उसने, मैकेनिकल में किया है कि इलेक्ट्रिकल में किया है, और कब एडमिशन लिया और कब पास हुआ। 2017 में एडमिशन लिया, 2020 में पास हुआ, ये परसेंटेज है। तो ये आपका, और इधर आपकी फोटो आ जाएगी जो आपको पर्सनैलिटी शो करेगी। तो कुल मिला के रिज्यूम के टॉप में हमें ये चीज रखनी चाहिए जो आपका एब्स्ट्रैक्ट हो, और एक झलक से उसको पता चल जाए कि हाँ ये लड़का क्या है, एक झलक से। ऐसा नहीं कि रिज्यूम के अंदर उसको तो आंखें खोल के 2-4 लाइनें पढ़ के ढूंढना पड़े कि हाँ ये बच्चा मैकेनिकल से है, क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिज्यूम के टॉप में एब्स्ट्रैक्ट हो, और उसको देखते पता चल जाए हाँ ये बच्चा इस ढंग से है, और ये मतलब अपने क्वालिफिकेशन रखता है, और ये इसकी बायोडाटा का जो सारांश है वो आपका टॉप में होना चाहिए। उसके बाद में हम रिज्यूम बिल्डिंग के अंदर हमारा दूसरा स्टेप आता है कि एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल इंफॉर्मेशन आपके आनी चाहिए। नॉर्मली एज और हम जेंडर तो हमने ऊपर उसमें लिख ही दिया, पर ये भी आपको इसमें आना चाहिए। फिर आपका 10th का परसेंटेज है, 12th का परसेंटेज है, और अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा जो भी किया है ईयर वाइज आपने, जैसे मान लो 3 ईयर का डिप्लोमा है तो आपको फर्स्ट ईयर में कितनी परसेंटेज थी, सेकंड ईयर में कितनी थी, थर्ड ईयर में कितनी थी, वो आपके रिज्यूम के अंदर आनी चाहिए। और कई बार कंपनियां वो भी पूछती है, और उसके कोई बैक पेपर है या नहीं है, वो भी अपने को जरूर लिखना चाहिए, पासिंग ईयर और ब्रांच और स्ट्रीम। तो ये सब चीजें हमें जरूर लिखनी चाहिए। अब हम इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम क्या लिखें। जैसे मान लो अब ये हम नॉर्मली हमारे 2 तरह की क्वालिफिकेशन है, एक तो एकेडमिक है जो हम 10th 12th या करके आते हैं, एक हमारा प्रोफेशनल है जो डिप्लोमा है या वो चीजें। और इनको आप लेटेस्ट को पहले लिखो। 2020 में पास हुआ है तो 2020 पहले लिखो, 19 18 इस तरह लिखो, और आपने 12th अगर करी है तो 2017 16 इस ऐसा, मतलब आप साल के घटते क्रम में लिखो, कि पुराना ईयर नीचे लिखो और इसके लिए तो लेटेस्ट उनको पता चल जाएगा। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इसने जो है डिप्लोमा मैकेनिकल में किया है, बीटीआर जोधपुर से किया हुआ है, और उसके बाद में ये कॉलेज का नाम है, ये परसेंटेज है, और एग्रीगेटेड परसेंटेज ये है, कोई बैक पेपर नहीं है। तो इससे बिल्कुल आपको डिटेल अगर उसको आना है तो, क्योंकि मेन परसेंटेज तो हमने ऊपर एब्स्ट्रैक्ट में लिख दी, और डिटेल में जाना है तो कंपनी का एचआर आपकी चीजें यहाँ से रिज्यूम में देख लेगा। और अगर 10th का देखना है तो 10th के परसेंटेज भी देख लेगा। नॉर्मली 10th के परसेंटेज देखता है कि 60% है, 70 है, कई बोलते हैं कि ओवरऑल 60% होना चाहिए। तो वो सारी चीजें डिटेल में देखनी हो तो ये यहाँ से देख सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यहाँ जो है आना चाहिए। उसके बाद में अपना अगला स्टेप अपना जो रिज्यूम का आता है, अदर इन्फॉर्मेशन, और उसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन है। जैसे जैसे आपका स्टेप ये है कि मतलब हम रिज्यूम ऐसे बनाएंगे कि अगर आपने पहले एब्स्ट्रैक्ट में उसने देख लिया, उसके अलावा कंपनी वाला चाहता है कि और इसने क्या किया, थोड़ा और डिटेल देख लेगा, फिर और बच्चा क्या जानता है वो देख लेगा। तो कंपनी वाला ऊपर से, आप मेन चीज तो ऊपर से उसको पता चली गई एब्स्ट्रैक्ट से कि बच्चे को इसमें मतलब क्या नॉलेज है, क्या टैलेंट है। फिर आपके बारे में अगर और चीज जानने की उत्सुकता होगी तो फिर नीचे और आएगा, फिर और उत्सुकता होगी तो नीचे रिज्यूम और पड़ेगा। इस ढंग से हमारा रिज्यूम जो है एक हायरार्की में डिजाइन होना चाहिए। तो तीसरी हायरार्की हमारी ये आती है कि अगर वो देखना चाहता है कि हाँ यार इसको कोई स्किल क्या क्या है, इसने कोई ट्रेनिंग वगैरह करी है कि नहीं, की प्रोजेक्ट बनाए कि नहीं बनाए, ये सब चीजें देखनी है। तो आपका जैसे स्किल है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर स्किल है,
आपने कोई इंटर्नशिप करी है या इंडस्ट्री ट्रेनिंग करी है, कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट बनाए हैं आपने, या कोई अवार्ड मिला है, कोई अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स है, और कॉलेज के टाइम में आपने किसी रेस्पॉन्सिबल पोजीशन पे रहे हो नहीं हो, और एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी कुछ रही कि नहीं रही, ये अगर डिटेल में आना है तो वो जो कंपनी का एचआर है वो यहाँ पे आएगा। उसमें हम क्या चीजें डालेंगे जो अदर में, ये कंपल्सरी इन्फॉर्मेशन नॉर्मली हमें अपने रिज्यूम में डालनी ही चाहिए। तो स्किल में जैसे मान लो अपने कोई सिविल या मैकेनिकल से लड़का है तो मार्केट से कोई ऑटोकैड कोर्स कर लेता है, या कोई मैटलैब जानता है, सी प्रोग्रामिंग है, सीएनसी प्रोग्रामिंग है, ये स्किल हमारा है जो हमारे डिप्लोमा में के अलावा भी हम मार्केट से कुछ सीखते हैं, जो हम देखते हैं जो हमारे कंपनी काम आते हैं, तो वो हमारे रिज्यूम के अंदर आने चाहिए। इंटर्नशिप या इंडस्ट्री ट्रेनिंग है, तो जैसे अब करिकुलम में होता है कि हम इंडस्ट्री में जाते हैं, तो आप जो इंडस्ट्री में जाते हो तो उसके बारे में बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट सा लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक स्टूडेंट बीकेटी टायर में गया है, तो उसको बताना चाहिए कि बीकेटी इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ टायर, ये टायर बनाती है और हमने 24 दिनों की एक ट्रेनिंग करी है, और इसमें हमने जो है डिफरेंट टायर को बनाने की प्रक्रिया सीखी है। तो आपने ट्रेनिंग में किस कंपनी में करी, वो मेन कंपनी का रोल क्या है, मेजर रोल क्या है कि वो टायर बनाती है, कितने दिन की ट्रेनिंग करी है कि ये है, और आपने क्या सीखा है। हमने डिफरेंट टायर बनाने की प्रैक्टिस सीखी है। जो भी आप करो, अगर मान लो इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है और अगर किसी वो ग्रिड पे जाता है तो वहां क्या चीजें हैं उनके बारे में, कुल मिला के वही है कि आप वो जिस कंपनी में ट्रेनिंग करी है उस कंपनी का मेन रोल क्या है, और आपने कितने दिन ट्रेनिंग करी और आपने क्या सीखा, वो चीज यहाँ आनी चाहिए। एकेडमिक प्रोजेक्ट है कि आपने कॉलेज में जो है प्रोजेक्ट बनाते हो, कुछ लड़के फाइनल ईयर में बनाते हैं, कुछ लड़के पहले से भी बनाते हैं, तो वो प्रोजेक्ट क्या है वो आपको यहाँ डालना चाहिए। जैसे मान लो हमारे कॉलेज के मैकेनिकल के बच्चों ने जैसे ऑटोमेटिक सैनिटाइजर यूवी यूवी जो लाइट से बनाया है, वो आपका अचीवमेंट है कि आपने क्या बनाया। उसके बाद में ऑटोमेटिक इंक मार्कर जो हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट ने बनाया है, इलेक्शन पर्पज में जो काम आने की संभावना है। तो ऐसी चीजें जो आपके जो प्रोजेक्ट है वो आप डालो, क्योंकि प्रोजेक्ट में यहाँ ऐसे नहीं है कि हम पूरा एक पैराग्राफ लिख दें, तो रिज्यूम बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। हाँ, कंपनी वालों को पता चल जाएगा हाँ यार इस बच्चे ने ये काम किया है, और अगर उसका इच्छा होगी तो इंटरव्यू वो पूछ लेगा आपसे कि हाँ अच्छा अच्छा आप बताइए कि आपने ये ऑटोमेटिक रूम सैनिटाइजर कैसे बताया, तो फिर आप उसके बारे में डिटेल आप जो है उसको बता सकते हैं। फिर एकेडमिक अचीवमेंट अवार्ड्स है कि आपने कहीं अवार्ड जीते हैं। जैसे मान लो कि हमारे कई स्टूडेंट आईआईटी रुड़की या आईआईटी कानपुर जाके प्राइज जीत के आए हैं, तो वो ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिखना चाहिए। लाइफ में आपको कभी कोई सामाजिक सेवा में कहीं पर प्राइज मिला हो, या कहीं भी कोई आपको कोई अपना अदर देन कॉलेज या कॉलेज में जो आपको प्राइज मिले, वो यहाँ पे आपका चीज आना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है आपकी यहाँ, जैसे जैसे कंपनी वाले को अगर एचआर को जरूरत होगी डिटेल में अगर स्टडी करना चाहेगा तो वो यहाँ से कर लेगा। फिर पोजीशन ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉलेज में कई बार हमारे यहाँ जो एनुअल फंक्शन होते हैं, या कोई अपना कोई कॉन्फ्रेंस होती है, या कोई भी आपका कल्चरल प्रोग्राम होता है, उसमें आपने अगर कोई जुम्मेवारी ली है कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट फोरम के आप हेड बने हो, या कोई आपने को जो भी चीज है, तो वो चीज आप यहाँ डालनी चाहिए कि मैंने इस प्रोग्राम में भाग लिया और मैंने मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं वहां पे उसका जो है सॉन्ग कंपटीशन का हेड था, या डांसिंग कंपटीशन का हेड था, या आपने कोई क्रिकेट वगैरह कोई कॉलेज में स्पोर्ट्स हुए उनका मैं हेड था। जो भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे कॉलेज के वक्त आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई है और आपने जो काम किया वो यहाँ आना चाहिए। एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी में आपने किसी क्लब के मेंबर हो, या आपने कोई और परफॉर्म एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन अगर आपने किया है कहीं से, कुछ एक्स्ट्रा में आपने कहीं पार्टिसिपेट किया है, तो वो आपका चीजें यहाँ आना चाहिए। तो ये थर्ड पार्ट तो लगभग अपने को जो है जो कंपल्सरी इंफॉर्मेशन में इसलिए लिखे कि ये रिज्यूम में आपको डालनी चाहिए। उसके बाद में अदर पार्ट में मैंने एक चीज और डाली है कि ऑप्शनल है। ये नॉर्मली अगर कोई कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हम डालनी चाहिए। नॉर्मली 100 में से एक आधी कंपनियां होती है वो चीजें पूछती है, वो ये पूछती है कि उनकी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, या तो उनके मशीनों की हाइट, या इस हिसाब से वो स्टूडेंट के जो वर्क जो है काम करने वाले जो एम्प्लॉय है उनकी भी वो चीजें ऐसे पूछते हैं। कुछ हाइट पूछते हैं, कुछ वेट पूछते हैं, कुछ आई साइट पूछते हैं, और कुछ विदेश की कंपनियां होती है कि उनका जो है एक बार एक महाराष्ट्र की कंपनी आई थी, उसने बच्चों के पासपोर्ट मांगे थे, क्योंकि उनको बच्चों को सिलेक्शन करते ही आपको उनको बाहर जो है चाइना में या पता नहीं कौन सी कंट्री में उनको बाहर कहीं जो है ट्रेनिंग के लिए भेजना था। 6 महीने ट्रेनिंग था। तो बहुत 100 में से या 200 में से एक कंपनी ऐसी होती है जो मैं ये जो है अदर ऑप्शनल इंफॉर्मेशन पूछती है। और पैन कार्ड, आधार कार्ड भी कई बार पूछते हैं। तो ये पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपकी बहुत गोपनीय चीजें हैं, ये कोई पूछे तो रिज्यूम में डालना। ऐसे नहीं है कि हर रिज्यूम में आप ये चीज अपनी जो गोपनीय चीजों को डिस्क्लोज करते घूमे, ये नहीं है। जब कोई जरूरी पूछे तभी आपको डालना है।
वो हम अगर कोई पूछेगा तो हम उनको कैसे डालेंगे अदर इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने हाइट लिख दिया कि 5 फुट 6 इंच है, वेट लिख दिया और आई साइड 6x6 है, पासपोर्ट का लिख दिया। पासपोर्ट में ये जरूर लिखना वैलिड अप टू, ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट आपने दिया और सिलेक्शन के 10 दिन बाद ही पासपोर्ट आपका एक्सपायर हो रहा है, तो वो सब चीजें नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में आपका पैन नंबर है, आधार नंबर है, वो सब चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर रिज्यूम के जो है लगभग अंत के अंदर आपको जो है डेट और सिग्नेचर आपको डालना है। तो आपने किस डेट को रिज्यूम सबमिट कर रहे हो और आपका सिग्नेचर क्या है, तो इधर आपका सिग्नेचर और यहाँ पर डेट आना चाहिए। कई बार कंपनी में कोई प्लेस भी लिखना चाहते हो कि आपने रिज्यूम कहाँ बीकानेर में दिया है, कहाँ गुड़गांव दिया है, वो प्लेस भी लिख सकते हैं। और लास्ट में जो आपका रिज्यूम का जो लास्ट पार्ट है उसमें आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि रिज्यूम टॉप से चलते टॉप से उसको पता चल गया कि आपका एब्स्ट्रैक्ट क्या, आपका निचोड़ क्या है, उसके बाद में और जैसे जैसे वो नॉलेज लेता जाएगा चलता जाएगा। और जैसे कंपनी वालों को अब आपका सिलेक्शन हो गया है, आपसे कॉन्टेक्ट करना है, तो फिर लास्ट में आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, आपका मोबाइल नंबर है, आपका व्हाट्सएप है, आपका ईमेल है और आपका पोस्टल एड्रेस है। ये सब चीजें आपको बिल्कुल लास्ट में आपको इनको डालनी है। अब ये ओवरऑल रिज्यूम जो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि रिज्यूम एक पेज या से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने ये रिज्यूम एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बनाया तो एक पेज में ये शो हो रहा है, तो एक पेज से बड़े रिज्यूम की आपको जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक पेज में आपके लगभग सारी चीजें आ जाती है। तो एक पेज का आपका ये रिज्यूम है। और उसके बाद में ये सारे पार्ट मैंने एक साथ आपको बता दिए कि जो अपने पार्ट जो थे वो क्या क्या पार्ट थे। जैसे ये टॉप में अपना एब्स्ट्रैक्ट था, ये क्वालिफिकेशन थी, अदर जो चीजें थी ऑप्शनल वाली है और लास्ट में ये सब चीजें। तो अब हम देखते हैं कि रिज्यूम जो है आपका एक पेज का होना चाहिए और टाइप्ड होना चाहिए। उसके बाद में रिज्यूम के अंदर कभी भी कोई फेक या झूठी सूचना मत डालो, क्योंकि झूठी सूचना डालोगे तो आप जब ज्वाइनिंग करने जाओगे, या कई बार ऐसा हो जाता है कि इंटरव्यू के वक्त ही आप पकड़े जाते हो, तो झूठी सूचना डालने का मतलब आप पकड़े जाओगे तो आपका जो है वो बुरा प्रभाव पड़ता है और आपका ऐसे कंडीशन में सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है। तो झूठी सूचना बिल्कुल मत डालो। और रिज्यूम का जो मैंने हायरार्की बनाए बताई है, इसी ढंग से आप अपना रिज्यूम रखो। और एक चीज ये कई बार स्टूडेंट क्या मैं बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट मेरे को जो है ईमेल के थ्रू रिज्यूम भेजते रहते हैं। ईमेल से रिज्यूम भेजना जो है वो हर एक रिज्यूम को ऐसा नहीं, कंपनी कहती है कि आपने जैसे मान लो मैकेनिकल में 60% 2020 में पास आउट किया है, मान लो 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों की मैं कोई 100 रिज्यूम वैसे नहीं भेजूंगा, मैं एक्सेल सीट में भेजता हूँ। और आप अगर मेरे को सॉफ्ट कॉपी में रिज्यूम भेजते हो तो उसको एक्सेल में टाइप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में रिज्यूम को ज्यादा जो है हम देख नहीं पाते। इसलिए आपसे निवेदन यही है कि आप ऑनलाइन ही रिज्यूम हमारी साइट पे भरें और जो है ईमेल के थ्रू सॉफ्ट कॉपी या स्कैन कॉपी मत भेजें। अब हम देखते हैं कि आपका ये तो था हमारा हार्ड कॉपी रिज्यूम का। अब ऑनलाइन रिज्यूम जो है, प्रिकॉशन ड्यूरिंग फिलिंग ऑनलाइन रिज्यूम। ऑनलाइन रिज्यूम के वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए। तो ऑनलाइन रिज्यूम जो भी पोर्टल होगी तो सबसे पहले आप अपना वहाँ रजिस्ट्रेशन करो, अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करो, जिसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है और यूजर नेम पासवर्ड को अपने याद रखो। और उसको बाद में ऑनलाइन रिज्यूम के अंदर आप जब भी भरोगे तो क्योंकि आप अपना ईमेल और मोबाइल जो है सही सही भरो। नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ईमेल की जो है स्पेलिंग काफी मिस्टेक कर देते हैं, जीमेल में कई बार ऐसे काफी गड़बड़ कर देते हैं। तो आपका जो है ईमेल बिल्कुल मतलब यही आप ईमेल और मोबाइल ही मेन कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये आपकी जो है ऑनलाइन रिज्यूम में सही होनी चाहिए, हार्ड कॉपी में भी सही होनी चाहिए, यहाँ भी आपकी सही होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ऑनलाइन के अंदर जो है जरूर आना चाहिए। नॉर्मली वो तो ऑनलाइन जो है कंपनियों के हिसाब से होता है कि वो ऑनलाइन आपको क्या सॉफ्टवेयर देती है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो नॉर्मली आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, 10th 12th डिप्लोमा, बैक पेपर, ये सब चीजें आनी चाहिए। यहाँ भी आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं भरनी। और तीसरा मैं लास्ट में ये बताता हूँ, ऑनलाइन रिज्यूम में ज्यादातर गलतियां कर देते हैं। कोई डेट ऑफ बर्थ की गलती कर देता है, कोई ईमेल की गलती कर देता है, कोई मोबाइल की गलती कर देता है। तो एक बार रिज्यूम भर के और उसके बाद में रिज्यूम को एडिट करके जरूर देख लो, क्योंकि हर एक रिज्यूम में आप दोबारा लॉगिन करके आप एडिट करके देख सकते हो। एडिट करने के बाद में आपको अगर कोई चीज किसी कारणवश गलत हो गई है, तो ज्यादातर जैसे मैं देखता हूँ वीकेंड पोली पे ऑनलाइन रिज्यूम भरते हैं तो उसमें ईयर गलत छोड़ देते हैं। आज 2020 चल रहा है तो मंथ और डे तो सही भर देंगे, ईयर गलत भर देते हैं, कई बार मोबाइल ईमेल भी गलत भर देते हैं। तो एडिट कर लोगे तो आपकी कोई गलती है तो आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि
रिज्यूम आपका जब तक सही नहीं होगा तो फिल्टर में नहीं आएगा, और अगर गलत इंफॉर्मेशन होगी तो फिल्टरिंग में नहीं आएगा और हम कंपनी को नहीं भेज पाएंगे। और आप बार बार शिकायत करते रहोगे, सर हमने वीकेंड पॉली पे रिज्यूम डाला था और हमारा अभी तक ये नहीं हुआ, उस कंपनी में नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ। तो रिज्यूम आपका सही होना चाहिए, किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। अब है कि वेयर डू फिल ऑनलाइन रिज्यूम, तो आपको रिज्यूम कहाँ भरना है, तो हमारा जो है डिप्लोमा और आईटीआई के लिए जो है हमने अपनी वेबसाइट पे फैसिलिटी दे रखी है। जैसे शुरू शुरू में नागर साहब ने बताया था कि डिप्लोमा के साथ साथ हम साल में 1-2 कैंपस जो है आईटीआई के भी करा देते हैं। जो भी कंपनी को रिक्वायरमेंट आती है तो हम उसके लिए भी करा देते हैं। तो दोनों की वेबसाइट मैंने लिंक मेरे साइट पर लगा रखे हैं। साइट हमारी आप सबको ध्यान ही है कि www.bkenpoly.com, आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, जो मैंने रेड बॉक्स में दिखा रखा है ये लिंक है ऑनलाइन रिज्यूम फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट फाइनल ईयर या पास आउट। ये जो फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं या जो पास आउट हो गए हैं उन्हीं को रिज्यूम भरना है। जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में उनको नहीं भरना, क्योंकि अभी उनका जो है रिजल्ट काफी सारी इंफॉर्मेशन बाकी है, तो फायदा नहीं है भरने का। और कोई आईटीआई के स्टूडेंट है तो वो भी उसके जस्ट नीचे लिंक आईटीआई के है, वो आप उसमें लिंक भर सकते हो। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे जो मैंने रेड बॉक्स में कर रखा है डिप्लोमा वाले के लिए, तो उसमें आपको क्लिक करते ही आपको सबसे पहले जो है आपको साइन इन करेगा ये, क्योंकि गूगल पे है, ये गूगल डॉक्स में बनी हुई है। तो साइन इन की आपसे रिक्वायरमेंट पूछेगा, तो आपको अपने जीमेल से साइन इन करना है, और साइन इन होने के बाद में फिर आप अपना जो है रिज्यूम यहाँ पे भर सकते हो। तो जीमेल का आपको साइन इन करना पड़ेगा। तीसरा अब है, ये तो हमने क्या रिज्यूम बना लिया, चाहे ऑनलाइन रिज्यूम हो चाहे आपका हार्ड कॉपी रिज्यूम हो, हमने अपना रिज्यूम तैयार कर लिया। हमने जो भी डिप्लोमा में पढ़ा, जो भी हमारी जिंदगी के अचीवमेंट है, अवार्ड्स हैं, सब हमारी चीजें इसके अंदर आ चुकी हैं। और अब हम देखते हैं कि अब हमारा जब नंबर आएगा जॉब के लिए, अपनी लाइफ की सेकेंड इनिंग स्टार्ट करने के लिए, पहली कॉलेज की होती है, दूसरी आपकी जॉब्स की होती है, तो वो स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, हम क्या क्या उसमें मिस्टेक करते हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि टिप्स टू कीप इन माइंड इन द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के वक्त आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो इसमें हम इस सेक्शन को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो आपको इंटरव्यू से पहले क्या तैयारी करनी है, और एक आपको इंटरव्यू वेटिंग रूम में जाओगे, आप इंटरव्यू के लिए बैठोगे तो अब आपको क्या ध्यान रखना है और क्या तैयारी करनी है, दोनों चीजें हैं। और उसके बाद में इंटरव्यू रूम में आप जाओगे तब आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, और इंटरव्यू खत्म कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, और जॉब के वक्त भी आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा आपको जॉब में आप क्या क्या ध्यान रखोगे, वो सब चीजें हम देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले है कि आपको इंटरव्यू के लिए जो तैयारी क्या करनी है। जैसे पहले तो बताया था कि आपको 1 पेज रिज्यूम चाहिए, तो वो आपने जो 1 पेज का रिज्यूम बना रखा है तो वो आपके पास रिज्यूम आपके पास होना चाहिए। दूसरा कि आप विजिट कंपनी वेबसाइट, कंपनी की इंटरव्यू में जाने से पहले कंपनी की साइट पे जरूर विजिट करें, वहां देखिए कि ये कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, जो प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट में या उस फील्ड में आपकी इच्छा है या नहीं है, कंपनी की लोकेशन क्या है, उस लोकेशन पे आप जाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, उसके ऑफिस कहाँ है, कल को आपका सिलेक्शन हो जाए कहाँ आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। कंपनी की हिस्ट्री कि कंपनी के मार्केट क्या है, मार्केट शेयर क्या है, ये कंपनी क्या इसकी रेपो है, वो आपको देखना है। और एक लास्ट में ये है कि आजकल हर एक कंपनी की सोशल मीडिया है, विजिट कंपनी सोशल मीडिया, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया पर जाके और लोगों के रिव्यू देख लो। क्योंकि आजकल हर एक लोग जो है, जो इम्प्लाई हो चाहे कोई भी हो मार्केट में, चाहे उनके कस्टमर हो चाहे इम्प्लाई हो, वो सोशल मीडिया पे रिव्यू जरूर डालते हैं। तो वहां जाके रिव्यू आप देख सकते हो कि हाँ ये कंपनी के रिव्यू क्या आ रहे हैं। और आजकल जैसे मार्केट में हम कोई चीज ऑनलाइन भी परचेज करते हैं तो रिव्यू देख के भी परचेज करते हैं। इसी तरह जब आप ज्वाइन करने जाओ तो कंपनी की जो सोशल मीडिया पे जाके उनके रिव्यू जरूर देख लो कि उनके रिव्यू क्या आ रहे हैं, और वो रिव्यू आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कई बार कोई ऐसा तो नहीं है कि आप जिस कंपनी में जाना चाहते हो उसके रिव्यू कुछ ज्यादा खराब हो, तो वो आपको घर बैठे ही अपने जो है मोबाइल से या अपने लैपटॉप से पता चल जाएगा कि जिस कंपनी में जाना चाहते हो उसकी पूरी आपने देखभाल कर ली और आपकी ये ड्रीम कंपनी है और आप इसमें इंटरव्यू के लिए आ रहे हो। अब यह है कि इंटरव्यू में प्रिपरेशन बिफोर द इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले हम क्या प्रिपेयर करनी है कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो अपने को जेरोक्स कॉपी रखनी है, फोटो कॉपी रखनी है, जिसमें 10th है, 12th है, डिप्लोमा है, और उसके बाद में आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी होनी चाहिए, और उसके बाद में पैन कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए। कई बार तो ये कंपनी ज्वाइनिंग का वक्त मांगती है, कई बार इनके नाम और डॉक्यूमेंट पूछ लेते हैं, इसलिए फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद में अदर कोई सर्टिफिकेट है, आपने कोई ट्रेनिंग करी है, कोर्स है, प्राइज है, उनके आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए।
और कलर पेज भी कलर फोटोग्राफ भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि कई बार कंपनी अपना खुद का भी 1-2 पेज का रिज्यूम भराती है, तो उसमें फोटो वगैरह आपको लगानी होती है, तो आपके पास ये होनी चाहिए, इंटरव्यू वक़्त सब चीज़ें होनी चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आप जो है आजकल चेन वाले फ़ोल्डर आते हैं, फ़ फ़ोल्डर फ़ाइल आती है, उसमें आप रखो, किसी ऐसे नहीं है कोई बैग वगैरह में रखो जो अच्छा नहीं लगता, तो उस फ़ोल्डर में आप ये सब चीज़ें रखो। उसके बाद में है प्रिपरेशन बिफोर द इंटरव्यू। आपको और आपको इसमें क्या करनी है, तो इसमें एक आपको ड्रेसिंग सेंस मैंने बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे जो आपका मेन जो है आपका भगवान ने जिसको भी जैसे भी शक्ल दी हो जो भी हो, पर हम उसको निखार के अपने इंटरव्यू में जाएं, मतलब अपना बिल्कुल ओरिजिनलिटी जो भी हमारी एक्चुअल पर्सनैलिटी है वो हमारी वहाँ दिखनी चाहिए, वो ड्रेसिंग सेंस से दिखती है। तो इसमें बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, जैसे फॉर्मल ड्रेस में व्हाइट शर्ट है, ब्लैक पैंट है, ये चीज होनी चाहिए। टी शर्ट, जीन्स या कोई बॉक्स टाइप की जो है चेकदार जो है, तो आपकी जो शर्ट वगैरह नहीं पहनी, ये थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। फॉर्मल ड्रेस पहनी है, चाहे व्हाइट शर्ट नहीं है तो चाहे दूसरे कलर की शर्ट पहन लो। और ब्लैक शूज हमें पहनने चाहिए, स्पोर्ट्स शूज वगैरह इस तरह का नहीं है कोई, ये सब चीजें नहीं पहननी अपने को। अगर गर्ल कैंडिडेट है तो उनको हाई हील सैंडल वगैरह नहीं पहननी। और जो भी आप अपने जूते पहनो, उनके जो शॉल है वो आप जब चल के जाओ इंटरव्यू में या कहीं भी, तो वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, और एक स्टूडेंट को मैं ये बताता हूँ कि कई बार स्टूडेंट मैं यहाँ जैसे कॉलेज में आते हैं, जैसे मान लो जाते हैं अपने, तो वो क्या करते हैं, बस या ट्रेन से आते हैं तो सीधा अपना बैग उठा के कॉलेज में आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। मतलब उनके सफर में आपको पता ही है कहीं धूल मिट्टी लगती है, तो वो मतलब उनकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी वहाँ नहीं दिखती। तो मेरा ये निवेदन यही है कि आप प्रॉपर जो है स्नान करके जाएँ। ऐसा नहीं है कि सीधा थोड़ा बालों पे पानी लगा के आगे बोला हो गया स्नान, नहीं, प्रॉपर स्नान करके आप आए। और शेविंग वगैरह अगर स्टूडेंट है तो शेविंग वगैरह करके आए। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि इंटरव्यू के वक़्त जो भगवान ने हमारे को पर्सनैलिटी दी है, वो हमारी पर्सनैलिटी पूरी दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को प्रॉपर नहा के नहीं आए, शेविंग नहीं करके आए, प्रॉपर ड्रेस नहीं है, तो हमारी सारी पर्सनैलिटी वहाँ दब जाती है। और चाहे हमारे 70% हो, 80% हो, और हमारी पर्सनैलिटी अगर वहाँ डाउन हो जाती है, तो हमारे को इंटरव्यू में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब चीजें जो है अपने को इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और एक ये है कि आजकल जो फैशनल वाली चीजें हैं, कोई कानों में रिंग रखता है या कोई गर्दन में बड़ी बड़ी चेन रखता है, तो ये फैशनल वाली चीजें जो है आपको इंटरव्यू में पहन के नहीं जानी चाहिए। उससे ये लगता है कि हाँ ये तो लड़का फैशन करने वाला, ये कौन सी जॉब करेगा, टिकने वाला नहीं है। तो ये सब चीजें अपने को उनमें जो है इंटरव्यू के वक्त जो है पहन के नहीं जानी चाहिए। और उसके बाद में इसी पार्ट को अपने कंटिन्यू चल रहे हैं कि आगे जो है आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके ट्रैवल नहीं करना चाहिए। हाँ, और एक मेन चीज ये और एक और है कि जब भी बच्चे इंटरव्यू में आते हैं, तो आते ही कई बार सुबह से शाम हो जाती है, कह रहे सर भूख लगी है, कुछ खाया नहीं आज सुबह से, नहीं मैं तो ट्रेन से उतर के सीधा ही आ गया। तो मेरा सभी स्टूडेंट से ये निवेदन है कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएं, चाहे कॉलेज में जाएं चाहे कंपनी में जाएं, आप हैवी ब्रेकफास्ट करके जाएं। ये मान के चलें कि आज अपना जो है शाम तक कुछ नहीं खाना अपने को, बस हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया ताकि दिन भर अपना आराम से गुजारा हो जाए, भूख नहीं लगे। तो हैवी ब्रेकफास्ट करके जाएं, कि क्योंकि आगे कोई भरोसा नहीं है कि आप जहाँ इंटरव्यू चल रहा है वहाँ आसपास में कोई खाने पीने की दुकान होगी कि नहीं होगी, आपको समय मिल पाएगा नहीं पाएगा, कई बार ऐसे भी होता है। तो आप हैवी ब्रेकफास्ट करके ही कैंपस में आए, ताकि आपको दिन भर है कोई खाने की आपको टेंशन नहीं रहे और बार बार आपके दिमाग में ये नहीं आए। हाँ, और एक दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी आपका टाइम दिया गया इंटरव्यू का, जो भी आपका जो है प्लेसमेंट का, तो वहां आप आधा आधा घंटा पहले पहुंचे। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, सर मेरी तो बस लेट होगी, ट्रेन लेट होगी। अरे भैया तेरे को जब पता था तो, या मेरे बस का टाइम ये या ट्रेन का टाइम ये है, तो आप टाइम अपना आप डिसाइड करो। आपको इंटरव्यू का टाइम तो पहले से पता है ना, कि मान लो 9 बजे इंटरव्यू शुरू होगा, तो आपको 9 बजे के हिसाब से प्लानिंग ऐसी करनी है कि आप 8:30 बजे पहुंच जाओ। 1 घंटा पहले पहुंच जाओ तो अच्छी बात है, नहीं आधा घंटा तो पहले पहुंच जाओ। कुल मिला के ये है कि आपको प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए कि आप जो है समय पे आप पहुंचो, क्योंकि समय पे नहीं पहुंचोगे तो आप एक टेंशन में आ जाते हो। और जैसे प्रतीक सर ने अभी बताया था कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, कूल माइंड में लेना, और आप खुद अपना आप टेंशन क्रिएट कर लेते हो। तो वो बड़ी एक दिक्कत हो जाती है कि आप समय पे पहुंचोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं आएगी। अगर आप लेट पहुंच गए तो पता नहीं मेरे को अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा, तो एक टेंशन में आ जाओगे, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और
एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे जब भी आए, अगर मान लो आपका इंटरव्यू पॉइंट ज़्यादा दूर है, तो आप ऑटो रिक्शा वगैरह करके आएँ। जैसे मान लो कई बार स्टूडेंट यहाँ रेलवे स्टेशन से बीकानेर वीकेंड कॉलेज में आते हैं, तो पैदल ही आते हैं, तो फिर आपका क्या है वो पसीना वगैरह आ जाता है, तो फिर आपका जो है पर्सनैलिटी थोड़ी-सी उसमें जो आप जो तैयारी करके आए उसमें थोड़ी डाउन हो जाती है। जाते वक़्त आप आराम से घूमते मस्ती जाओ, पर आते वक़्त ट्राई ये करो कि आप ऑटो वगैरह करके आएँ। और अब है कि प्रिकॉशन एंड प्रिपेयर वेटिंग रूम में हमें क्या तैयारी करनी है। तो वेटिंग रूम में सबसे पहले आते ही अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, जहाँ भी अटेंडेंस हो रही है, ताकि वो जो आपकी अटेंडेंस होगी उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू में बुलाएँगे। और आप चुपचाप बैठो, ज़्यादा शोर-शराबा नहीं करो और प्रॉपर ढंग से बैठो। ऐसा नहीं है कि आके आप टेबल पे सो गए या चेयर पे पैर ऊपर करके बैठे हो, तो वो सब आपको जो है शोभा नहीं देता, इंटरव्यू में गलत रिमार्क करता है, क्योंकि इंटरव्यू के जो एचआर है अ अ, इंटरव्यू रूम से बाहर आते-जाते रहते हैं, और अगर ऐसी पोज़ीशन में आपको देख लेंगे तो वो उनको याद रह जाता है और अंदर इंटरव्यू में कह ही देते हैं, आप तो ऐसे बैठे हो, और ये वो आपको सही मार्क नहीं करता। तो इसलिए आपको चुपचाप बैठना है और प्रॉपर बैठना है, अटेंशन होके बैठना है। और ज़ोर-ज़ोर से आपको आवाज़ नहीं करनी है और अपना मोबाइल साइलेंट रखना है। ऐसे नहीं कि यहाँ आने के बाद में ज़ोर-ज़ोर से बात कर रहे हो, मोबाइल पे कर रहे हो, या कोई व्हाट्सएप पे या कुछ और चीज़ें जो लगातार देख रहे हो, कोई वीडियो चला रहे हो, तो वो आपको शोभा नहीं देता। तो आपको ये सब चीज़ें मोबाइल वगैरह ऑफ रखना है। उसके बाद में जैसे आपका इंटरव्यू में आपका नंबर आने वाला, आपको पता तो चल ही जाता है कि मेरा अभी जो साइन मैंने किया था, मेरा 10वां नंबर था या 20वां था, तो अब मेरा नंबर आने वाला है। तो उससे आने से पहले आप अपना रिज़्यूम रेडी कर लें, आपके जो भी हार्ड कॉपी जो रिज़्यूम है वो तैयार कर लें, और जो भी डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी लेके आएँ वो भी आप उसके साथ अटैच कर लें। और इंटरव्यू के लिए आप कभी अपना आपको जल्दबाज़ी नहीं करेंगे, मेरी बस जा रही है, ट्रेन जा रही है, ये नहीं करें, क्योंकि ये सब चीज़ें करने कई बार क्या, अगर आप जल्दबाज़ी करते हो, तो एचआर आपको अंदर तो बुला लेंगे, पर एक फॉर्मेलिटी करके आपको जाने दो। बोला इसको तो जल्दबाज़ी कर रहा है, आपको अंदर इंटरव्यू में बुला तो लिया, आपने कहा मेरी बस जा रही है, ट्रेन जा रही है। फिर एक इंटरव्यू की फॉर्मेलिटी करके आपको भेज देंगे, तो उसमें सिलेक्शन के आपके चांस के बहुत कम संभावना हो जाती है। तो अपना आपको जल्दबाज़ी नहीं करें। जब भी आए तो अपना पूरा दिन जो है आप इंटरव्यू के लिए दे के जाएँ। अब इंटरव्यू रूम में जाने से पहले जो है आपने आपको जो है पूरा एकदम टेंशन फ्री रखें। तो जैसे अभी सभी अपने कहते हैं कि टेंशन फ्री रखने से, जैसे मान लो कई बार अपने बैठे-बैठे गला सूख जाता है, तो आप आधा गिलास 1 गिलास पानी ज़रूर पी के जाएँ, ताकि इंटरव्यू में बोलते वक़्त आपको नहीं है कि आपका, जैसे मान लो कई बार बच्चों के टेंशन से भी गले सूख जाता है कि इंटरव्यू में क्या पूछ रहे हैं ये तो। तो आपका पानी वग़ैरह पिया होगा तो आपका जो है अ, गला वग़ैरह नहीं सूखेगा, आप बिल्कुल रेडी रहोगे और बिल्कुल एकदम अटेंशन से आप बोल पाओगे। और आपका दिन भर, मान लो आपका सुबह से 10 बजे का है और 5 बजे तक आप बैठे हो, तो कई बार आपके क्या ड्रेस जो रेडी होके आते हो, अंडरशर्ट वगैरह करके, बाल-बूल करके, तो वो आपके शाम तक जो है थोड़ा-सा शक्ल चेंज हो जाती है, कुछ बिगड़ जाता है। तो जब भी इंटरव्यू रूम में आपका चाहे 5 बजे नंबर आए, कभी आए, तो आप दोबारा अपने आप को चेकअप कर लें कि हाँ भाई, मेरी जो है पैंट शर्ट बिल्कुल सही है, कि शर्ट अंडरशर्ट है कि नहीं है, बाल सही तो है ना, कहीं ऐसा नहीं है कि दिन भर कहीं ऑटो से आए हो तो आपके कोई बाल हवा से बिखर गए हो, कुछ और बिखर गए हो, आप तो रेडी होके आए थे रूम से। और तो वो ऐसा नहीं हो जाए, उनको आप थोड़ा रीचेक कर लें। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी इंटरव्यू रूम में एंटर करें, तो आप अपने सारी जो ड्रेसिंग सेंस है और उनको एक बार रीचेक कर लें। और बिल्कुल रिलैक्स मूड से आप इंटरव्यू रूम में जाएँ। और फिर अब इंटरव्यू रूम में जो आपसे क्या पूछा जाएगा, वो आप इंटरव्यू रूम में एंटर होते ही सबसे पहले जो भी अंदर एचआर वगैरह बैठे हैं, उनको गुड मॉर्निंग अ, ज़रूर बोलो, एटिकेट्स के साथ उनको जो है नमस्कार ज़रूर करो। अगर वहाँ जेंट्स और लेडीज़ दोनों हैं, तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, दोनों चीज़ें बोलो, ताकि किसी को ऐसा फ़ील नहीं हो कि हाँ, इसने मेरे इसको तो नमस्कार कर दिया, मेरे को नहीं किया, ऐसा फ़ील नहीं होना चाहिए, तो वो थोड़ा हमारे लिए सही नहीं बैठता। और जैसे ही आप जाओ, तो वो आपको उनमें से कोई भी एक जो अधिकारी होगा आपको कह देगा प्लीज़ सिट डाउन, तो आप जैसे वो कहें आप अपनी जो है सीट ग्रहण करें, उस वक़्त आप बैठें और बिल्कुल अटेंड होके बैठें। ऐसा नहीं है कि लूज़ से ढीले-ढाले होके बैठें। जैसे प्रतीक सर ने कहा था, बिल्कुल एकदम अटेंशन और एक ओपन माइंड से, एकदम हँसमुख चेहरे के साथ आप जो है अपना वहाँ इंटरव्यू रूम में बैठें और अपना जो सीट पे बैठें, और बिल्कुल ढीले-ढाले लूज़ ऐसा नहीं, देखने में ऐसा नहीं कि यार बिल्कुल डल टाइप होके नहीं बैठे। और जैसे ही आपको वो कहने के लिए, बैठने के लिए कहें, तो आप उनको थैंक्स ज़रूर कहें कि थैंक्स सर, क्योंकि ये एटिकेट्स में आता है। और उसके बाद में आपका जो है, जो भी आपको आंसर क्वेश्चन पूछें, तो आप उनको प्रॉपर्ली आंसर दो। उनको मतलब किस तरीके घुमाने की
चेष्टा मत करो, क्योंकि वो काफ़ी जानते हैं और इंटरव्यू लेते हैं तो उनको सब पता है कि अपने को घुमाना नहीं है। और ट्राई ये करो कि ये उनको ये सामने बताओ कि भाई हाँ, ये मेरी ड्रीम कंपनी है और मैं इस कंपनी में आया हूँ, मैं इस कंपनी की पूरी वेबसाइट सब कुछ देख-भाल के आया हूँ और ये मेरी पसंद की कंपनी है और मैं इसी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। और वो कंपनी क्या-क्या प्रोडक्ट बनाती है। नॉर्मली आपने को ये ध्यान ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपने डिप्लोमा में पढ़ा है, तो जब आप कंपनी के लिए वेबसाइट देख के आओगे तो आपको पता चल जाएगा ये कंपनी क्या बनाती है। तो आपने डिप्लोमा में 3 साल में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, वो उस कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है, उनकी थोड़ी-सी आप ओवरव्यू करके चले जाओ तो आपका इंटरव्यू में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो ये सब चीज़ ध्यान देनी चाहिए। नॉर्मली अपने इंटरव्यू में वो ये पूछते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये ज़्यादा लंबे टाइम तक रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा। तो उसके लिए वो कई चीज़ें आपको खरोदने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो फैमिली और पर्सनल प्रॉब्लम पूछते हैं, तो आपने को फैमिली और पर्सनल प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं बतानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और नॉर्मली जैसे मान लो अपने कोई माँ-बाप इकलौता बच्चा है तो उसको यही अपने को ये कहना है कि मैं अपनी जॉब भी करूँगा और माँ-बाप पे ध्यान भी रखूँगा। जैसे ही सेट हो जाऊँगा और उसके बाद में मैं पेरेंट्स को यहीं ले आऊँगा। तो अपने को ऐसा नहीं बताना है कि हाँ, नहीं माँ-बाप तो ऐसे ही वहाँ पीछे हमारे परिवार वाले हैं, चाचा-ताऊ उनके साथ रह जाएँगे। बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना, अपने को माँ-बाप को पूरी वेटेज देनी है, जॉब को पूरी वेटेज देनी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो ये सोचेंगे यार जिसने इनको पाल-पोस के बड़ा किया, पढ़ाया, वो आज उनका भी नहीं सोच रहा तो कल का कंपनी का क्या भला सोचेगा? एक नेगेटिव इफ़ेक्ट हो गया। जिसने पढ़ा के बड़ा किया, डिप्लोमा कराया, इसको आज 18, 20, 22 साल का हो गया और उनका ये इतना नहीं सोच रहा है कि वो चाचा-ताऊ के साथ रह जाएँगे, तो ये कंपनी के बारे में भलाई क्या सोचेगा? तो एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। नहीं, अपने को पूरा वेटेज देना है उनको। तो जैसे मैं आऊँगा यहाँ सेट होके रूम वगैरह लेके पेरेंट्स को भी ले आऊँगा। अगर इकलौते हैं, अगर आप दूसरे भाई हैं, तो बोला मेरे दूसरे भाई हैं, दूसरे वहाँ उनके साथ रह जाएँगे, तो मतलब इस ढंग से आपको देना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को थोड़ा-सा लाइट बताएँगे, तो वो आपका जो है गलत इफ़ेक्ट पड़े। और इंटरव्यू के वक़्त छुट्टियाँ वग़ैरह मत पूछो कि सर हमारे को कितनी छुट्टी मिलेगी, क्या मिलेगी? क्योंकि ये छुट्टियाँ वग़ैरह जो पूछना है जो है ये गलत प्रभाव पड़ता है कि ये सोचते हैं कि ये तो पहले से छुट्टियाँ पूछ रहा है तो ये ज़्यादा जॉब करने वाला नहीं है, ज़्यादा स्टे नहीं करेगा, छुट्टियाँ लेके भागेगा तो वो गलत प्रभाव पड़ता है। हायर स्टडी का भी आप नहीं पूछिए कि सर हायर स्टडी में हमें छुट्टियाँ दोगे, नहीं दोगे? तो ऐसा अपने को कुछ नहीं पूछना है, क्योंकि अगर हायर स्टडी कई बार कंपनियाँ करवाती है, छुट्टियाँ देती है, तो जो फैसिलिटी होगी तो वो आपको अपना आप मिल जाएगी। और उसके बाद में तो जैसे मैंने पहले बताया था, इंटरव्यू करने वाले मेन ये चीज़ देखते हैं कि ज़्यादा दिन आजकल जॉब की कोई कमी नहीं है और को ज़्यादा लंबा स्टे करेगा या नहीं करेगा, उसका रीज़न ये होता है, क्योंकि कंपनी में जैसे आप सेलेक्ट हो जाओगे, सेलेक्ट होने के बाद में वो आप पे काफ़ी पैसा लगाते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको पूरा ट्रेंड करते हैं और ट्रेनिंग देके ट्रेंड करके आप पे लाखों रुपए खर्च करने के बाद में आप ट्रेनिंग लेके निकल जाओ, भाग जाओगे, तो बताओ कैसे होगा? एक अपने खुद भी सोचें कि हम अगर किसी को पैसा लगा के तैयार करें और वो तैयार होने के बाद में अगर छोड़ के चला जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। इसलिए वो आपको इंटरव्यू के वक़्त ही आपको खंगालने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा लंबा टिकने वाला है कि नहीं है, छुट्टियाँ लेके नहीं भागेगा, इसको फैमिली प्रॉब्लम है कि नहीं है। ताकि हम इसको ज़्यादा लंबा टिकने वाला है तो इसको अच्छी ट्रेनिंग देके ट्रेंड करके और अपने कंपनी में इसको अच्छा काम करवा सकते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं शो करनी कि हम जो है उसको छुट्टियाँ लेंगे या फैमिली प्रॉब्लम जो है अपने को नहीं बताएँ। और जब आपका इंटरव्यूअर ये कह दे कि भई हाँ, आप सेलेक्ट हो गए और अपने अब आप जॉइनिंग के लिए हम आपको बताएँगे, तब उस वक़्त आप जो है अपनी और डिटेल पूछना चाहो कि हमें सैलरी क्या मिलेगी, हमारा रहने की फैसिलिटी है कि नहीं है, आने-जाने की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है कि नहीं है और छुट्टियाँ कितनी मिलेगी, वो सब चीज़ें आप बाद में पूछ सकते हो, क्योंकि उस वक़्त बाद में इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि फिर तो ये सोचता है कि बच्चे को हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको कह भी दिया और अभी थोड़ा और डेप्थ में पूछना चाहता है, तो वो उस वक़्त बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। और जैसे इंटरव्यू खत्म हो जाए तो आपको थैंक्स ज़रूर बोलना है, थैंक्स बोल के और आपको अपने इंटरव्यू रूम से बाहर वापस वेटिंग रूम में आपको आना है। और वेटिंग रूम में आने के बाद में भी आपको जो है वेटिंग रूम में आने के जब इंटरव्यू खत्म होने के बाद आप आओगे तो आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वेटिंग रूम में, ज़ोर-ज़ोर से शोर-शराबा नहीं करना, ज़्यादा आपको खुशी ज़ाहिर नहीं करनी, क्योंकि उससे आपका तो इंटरव्यू हो गया, दूसरे बच्चे बैठे हैं वो टेंशन में आ जाएँगे और वो इंटरव्यू वाले अगर अंदर बाहर आके आपको देख लेंगे तो बोला वो थोड़ा गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। नहीं, आप तो जैसे आराम से शांति से बैठे थे वैसे आप उसी ढंग से आप अ,
वेटिंग रूम में बैठे हैं। और कई बार कंपनी वाले कहते हैं कि हम शाम को जो है 5 बजे या 6 बजे सारा सिलेक्शन होने के बाद में आपको डिटेल बताएंगे कि आपको कंपनी में ज्वाइनिंग के वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं, आपको कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर है, किस अधिकारी से कॉन्टैक्ट करना है। कंपनी में कई सारे गेट होते हैं, गेट 1 2 3, तो आपको कौन से गेट पे आना है और कैसे मिलना है, वो सब चीजें आपको लास्ट में बताते हैं। तो इसलिए आप जो है वहाँ रूम के अंदर चुपचाप बैठें, और कई बार कंपनी वाले ऑफर लेटर भी दे के जाते हैं। और इंटरव्यू रूम को आप ज्यादा टाइम के लिए छोड़े नहीं। अगर मान लो इंटरव्यू हो गया, अब आपको लगता है कि चलो थोड़ा कुछ खा पी आते हैं, तो जल्दी तुरंत वापस आ जाओ। ऐसे नहीं है कि कई बार मैंने देखा है यहाँ पे बीकन पॉली में लड़का इंटरव्यू तो दे के चला जाता है, सिलेक्शन भी हो जाता है, और शाम को जब वो चीजें बताने लगते हैं भाई अब आपको क्या क्या ले आना है, तो उस वक्त बच्चा कहीं बाहर घूम रहा है और फिर दौड़ा दौड़ा आता है या तो थोड़ा लेट आता है। हमने पूछा कहाँ गया था, तो बोला सर मैं तो जो है थोड़ा बाहर चला गया था। आपको स्नैक्स वगैरह करने जाना है तो आप तुरंत वापस आ जाओ, मतलब वहाँ आपको रुकना नहीं है। हाँ, अब मैं बताता हूँ कि आपको सिलेक्शन होने के बाद में आपको क्या करना है। तो सिलेक्शन होने के बाद में आपको जो डेट और टाइम दिया, आपको उसी डेट और टाइम पे आपको कंपनी में जाना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी से चले जाओ। जैसे अभी मैंने थोड़े दिन पहले जो है सुजुकी गुजरात में ITI के बच्चों का सिलेक्शन कराया था। वो एक केस नहीं, और भी ऐसे बहुत आते हैं। तो 25 तारीख को ज्वाइन करना था, लड़के ने कहा 5 दिन बाद भी मेरे पास फोन आ रहा है, सर मैं जा नहीं पाया, मेरे को काम हो गया था। अरे भाई, आपको जॉब से ज्यादा बड़ा क्या काम हो सकता है। तो इसलिए आप जो है, जो आपको ज्वाइनिंग की डेट दी जाए उस डेट पे ही आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन चाहते हो, वो नहीं, रिलैक्सेशन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जब ज्वाइनिंग करने जाओ तो आप जो भी है उस वक्त आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाओ, और हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आप जो है एक एक फोटोकॉपी भी साथ में जरूर लेके जाए। और उसके बाद में आपको जब कंपनी में काम करोगे तो आपको टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है, चाहे आपकी कोई भी शिफ्ट हो, सुबह शाम दोपहर की हो, टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ। और जो भी कम से कम आपको छुट्टियां लेनी है, और जो भी आपको टारगेट दिया है कि आपको इतने दिन में ये काम करना है, तो वो अपने टारगेट पूरा करो। तो अगर ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे तो उसके बाद में कोई भी कंपनी वाला जो है किसी बच्चे को, सेलेक्टेड स्टूडेंट को नहीं निकालता, क्योंकि आप पे वो इतना पैसा खर्च करता है, इतनी ट्रेनिंग आपको देकर आपको तैयार करता है। और तैयार करने के बाद में ऐसा कोई नहीं है कि अगर आप अपने सही ढंग से सही रास्ते चल रहे हो, छुट्टियां बिल्कुल कम दे रहे हो और अपने टारगेट पूरे करके दे रहे हो, तो उनको नए आदमी ला के नई ट्रेनिंग से पैसे दे के उनसे करवाने का क्या फायदा। तो इसलिए आपको ये सब चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप जो है टाइम पे आओगे, टाइम पे जाओगे, कम छुट्टियां लोगे और टारगेट पूरे करोगे, तो आप हमेशा आगे तरक्की करोगे। और डिप्लोमा वाले जो है आगे बड़ी से बड़ी पोस्ट जनरल मैनेजर तक भी पहुंच जाते हैं। और कंपनी के अंदर एक आपको जो है, आपको सिक्योरिटी मेजर्स है वो ध्यान रखने का। ऐसे नहीं है कि आपके लापरवाही से, उनकी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, करोड़ों रुपए लाखों रुपए की मशीन होती है, और सिक्योरिटी मेजर के ध्यान नहीं दोगे तो आप जो है उनकी मशीनों का नुकसान कर दोगे या खुद का नुकसान कर बैठोगे। तो इसलिए जो भी आपको ट्रेनिंग के वक्त जो सिक्योरिटी मेजर बताए जाते हैं, कुछ सिक्योरिटी और इक्विपमेंट भी होते हैं, जैसे कुछ शूज पहनने या और ग्लव्स रखने, इस तरह की जो भी चीजें हैं उन सब का ध्यान रखना है, जिससे आपका भी कोई नुकसान नहीं हो और कंपनी का भी कोई नुकसान नहीं हो। तो वो आप जॉब करते वक्त सिक्योरिटी मेजर का भी विशेष ध्यान में रखना है। अब लास्ट पॉइंट अपना यह है कि आपको जो है कंसल्टेंसी एजेंसी से क्या जागरूक रहना। आजकल जो है मार्केट में बहुत सारी कंसल्टेंसियां एजेंसियां आ चुकी है, और वो जो है एजेंसियां जो है बच्चों को बरगलाती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम करती है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली क्या है, जैसे आपको बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो कंसल्टेंसी को हायर करती हैं और उनके थ्रू रिक्रूटमेंट कराती है। रिक्रूट का मतलब उनसे हेल्प लेती है, वो बच्चों से कांटेक्ट करना, उनका रिटन टेस्ट कराना और उनका जो ग्रुप डिस्कशन कराना, ये सब तैयार करके और फिल्टर करके उनको दे देती है। फिर कंपनी के जो HR होते हैं वो सिर्फ इंटरव्यू करते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे होती हैं, और वो उनकी कंसल्टेंसी की हेल्प लेती है। तो ऐसे में कल को आपको कहीं आपको कोई ऐसे मेल आए या आपके पास व्हाट्सएप आए जिसमें ये कहते हैं कि आप जो है हमारी कंसल्टेंट, हम आपको जॉब दिलाएंगे, आप 2,000 रुपए दो या ये करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आज के दुनिया में, आज के कहीं भी कोई भी कंपनियां जो है स्टूडेंट से कोई भी जॉब लगवाने के लिए कोई भी पैसा नहीं लेती। कंसल्टेंसी अगर आपको ऐसा कोई कहती है, अगर आपके मैसेज आते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे चोट खा जाते हैं। हमारे बीकानेर में भी ऐसे एक बार हुआ था, ऐसे कुछ बच्चे थे, गुड़गांव में कहीं चले गए, और कल चले जाने के बाद में उनको जो है वहां बिठा, कहीं पार्क में बिठा दिया, पार्क में बिठा के उनसे पैसे कुछ ले लिए, रिज्यूम ले लिया, भाई हम आपको जॉब दिला रहे हैं, मैं कंपनी का ये हूँ वो हूँ, और बाद में कुछ हुआ नहीं।
तो ऐसे कई केस और भी आए हमारे पास, फेक मेल भी आती रहती है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर मेरे पास ये मारुति सुजुकी से मेल आई हुई है और ये कह रहे हैं कि आप ऐसे आ जाओ और ये आप ऑनलाइन रिज्यूम भरो, इतने पैसे दे दो। कई बार L&T की भी मेल आती रहती है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है, जो फेक आपके पास मेल आती रहती है ऐसे जो कंसल्टेंसी के थ्रू से, तो आप उनको ध्यान रखना। कुल मिला के मोटी तौर पे बात ये रखनी है कि कोई अगर आपको ये कहे कि आप इतने पैसे दे दो और हम आपको जॉब लगाएंगे, तो बिल्कुल गलत है। ऐसी कंसल्टेंसियों के चक्कर में मत पड़ो आप, तो बिल्कुल ही नहीं पड़ना। क्योंकि कंपनियां जो कंसल्टेंसी के थ्रू रिक्रूटमेंट कराती है, तो जितने भी हर सिलेक्शन पे, जैसे मान लो एक हर 100 बच्चे लिए तो 100 बच्चों को वो पेमेंट कंपनियां उस कंसल्टेंसी को देती है और स्टूडेंट से कोई भी पैसा नहीं लेती। तो ऐसे केस में आपको जो है उनके बातों में नहीं आना और ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना, और ऐसा कोई उनको नहीं है। और कुछ कंपनियां जो थर्ड पार्टी पर रखती है, थर्ड पार्टी में जैसे आजकल जो है अपना थर्ड पार्टी का ये है कि जैसे मान लो कोई एक कंपनी है, वो उसको कहती है कि हमारे 100 एम्प्लॉय दो और इतने टाइम के दो। आप काम, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप काम मारुति में काम कर रहे हो, एम्प्लॉय किसी कंसल्टेंसी के हो, तो आप थर्ड पार्टी के थ्रू होता है, तो वो जाएगी तब आपको थर्ड पार्टी रिक्रूट, तो वो भी आपसे पैसा नहीं लेती, आपको रिक्रूटमेंट करके और वो मान लो आपको मारुति में लगा देगी, काम आप मारुति में करोगे, मारुति के एम्प्लॉय नहीं कहलाओगे, आप एम्प्लॉय उस कंसल्टेंसी के कहलाओगे। पर वो जितने टाइम तक उनसे कॉन्ट्रैक्ट रहता है उतने टाइम तक आप सर्विस करते हो, आपको एक्सपीरियंस मारुति का मिलेगा कि आपने मारुति में काम किया या एक्सपीरियंस हुआ, पर आप एम्प्लॉय मारुति के नहीं कहलाओगे, तो उस कंसल्टेंसी कहलाओगे। तो इस तरह की जॉब हम थर्ड पार्टी जॉब कहते हैं। तो थर्ड पार्टी जॉब में आपको कंसल्टेंसी रिक्रूटमेंट करती है, सब कुछ करती है, पर उनके रिक्रूटमेंट करने में फिर भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी कंसल्टेंसी अगर आपको कहती है कि आप हमें पैसे दो और ये ऑनलाइन रिज्यूम भरो और आप ये कोई लिंक आ जाता है, तो आप इन चक्रों में नहीं पड़ना, आपको ऐसा नहीं करना। हाँ, कुछ ऐसी काफी पुरानी ऑनलाइन कंसल्टेंसी एजेंसी है, जैसे Naukri.com है, कई और ऐसी कंसल्टेंसियां हैं जो एक नॉमिनल अमाउंट लेती है। शुरू में आपसे ऑनलाइन कराने के लिए आपसे एक बार नॉमिनल अमाउंट लेती है, उसके बाद में जब तक आपकी जॉब नहीं लगती, बार बार आपके पास इंटरव्यू ऑफर आते रहते हैं, तो वो एक ऑथेंटिक होती है। तो वो आपको खुद को जज करना है कि आपको कैसे मतलब वास्तव में जेन्युइन है कि नहीं है। और जो जेन्युइन है तो लगभग आपके टिप्स में होगी, आप अपने फ्रेंड्स से सबसे सुना ही होगा, और आपको इस ढंग से जो है किसी कंसल्टेंसी के बातों में आकर उनको आपको रिज्यूम जो है रिज्यूम भेज के और पैसे भी भेजना, ये देना आपको जरूरत नहीं है। तो ये अपना आज मेन हमने जो डिस्कस किया था कि आपको डिप्लोमा के बाद में अपने रिज्यूम कैसे तैयार करना है और आपको इंटरव्यू के वक्त कैसे ध्यान रखना है। तो थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्यपूर्वक सुना, धन्यवाद। धन्यवाद विश्नोई सर। विश्नोई सर ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आशा है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। रिज्यूम हम कैसे बनाएं, इंटरव्यू में आने से पहले क्या तैयारी करें, इंटरव्यू के वेटिंग रूम में हम किस तरीके से बिहेव करें, इंटरव्यू के समय हम क्या क्या करें, और इंटरव्यू के बाद में क्या करें, फिर कंपनी में जाएं तो क्या करें। ऐसा करके बहुत ही डिटेल में हमको नॉलेज मिली है, स्टूडेंट को मिली है। कुछ थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे स्टूडेंट जब भी आए इंटरव्यू के लिए, तो अब सारे जो सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट, उनकी अच्छी से तैयारी करें, कॉन्फिडेंट रहें, वो अब डल नहीं रहें, एंथुसियाज्म रखें, ऐसा उन्होंने प्रतीक सर ने भी बोला था। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर इंटरव्यू फ्रेंडली एटीट्यूड में अगर होता है, मतलब आप बहुत नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप नॉर्मली अपने फ्रेंड से या जिससे भी आप कंफर्टेबल है उससे बात कर रहे हैं, और उस एटीट्यूड में अगर आपका इंटरव्यू होता है, तो सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा जब भी आप ऐसा लगता है आपको कि आपका क्वेश्चन, आपको आंसर नहीं आ रहा है क्वेश्चन का, तो ब्लफ नहीं करें। ऐसा बताया है हमको सर ने भी, और सॉरी आप बोल दें उसके लिए, तो उससे चांस क्या मिलता है कि हमें दूसरा क्वेश्चन वो पुट अप कर देते हैं, तो उसका आंसर करने का मौका मिलता है, हो सकता है हमें वो क्वेश्चन आता हो। इसके अलावा एक थोड़ा सा मैंने भी कहीं पढ़ा था बुक में, तो वो मेरे ख्याल से स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी रहेगा कि अगर आपको कुछ भी टेंशन हो रहा है किसी भी वजह से, कि स्टूडेंट कुछ डिस्कस कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको तो आता ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, तो ऐसा करके हम कई बार बहुत टेंशन में आ जाते हैं और हमारे अंदर बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है।
वो सीक्रेट होता है तो और टेंशन में आते हैं, फिर उसकी वजह से और टेंशन में आते हैं और हमारा टेंशन बढ़ता जाता है। तो ऐसा अगर हो रहा है और उसके सिम्पटम ये है कि अगर आपको या तो पसीना आएगा, गला सूख जाएगा आपका, हाथ-पैर ठंडे पड़ जाएँगे, उस समय आप क्या करें कि वहाँ से हट जाएँ उस एनवायरनमेंट से। वहाँ से आप पानी पी लें जाके, टॉयलेट चले जाएँ, डीप ब्रीथिंग करें, ऑक्सीजन की आवश्यकता है आपको, तो आप डीप ब्रीथिंग करें और डीप ब्रीथिंग से आप रिलैक्स हो जाएँगे और आप ये सोचें कि मुझे मेरे लिए एक सीट चाहिए, वो मुझे मिलती है तो सफिशिएंट है। ऐसा करके आप अपने आप को रिलैक्स करें, रिलैक्स करने का और भी तरीका है कि आप बाहर वहाँ से एनवायरनमेंट से हट के सारी बॉडी को जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं, तो सारी बॉडी को टेंशन में ले आते हैं। फुल बॉडी को टेंशन में ला करके एकदम से रिलैक्स करें, छोड़ दें। मुट्ठियाँ तान लें, पैर में टेंशन करें, बॉडी में टेंशन क्रिएट करें और एकदम से रिलैक्स हो जाएँ, तो हम रिलैक्स हो सकते हैं। और रिलैक्स होने के बाद में हम इंटरव्यू आसानी से दे सकते हैं। ऐसा कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हम अलग से जाके हट के कर सकते हैं यदि हमारे पास टाइम है तो। तो ये कुछ बातें थी जो मैं बताना चाहता था, थोड़ा-सा टाइम मैंने भी ले लिया।